हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं धर्म की अवधारणाएं क्या है। आखिर इस पे जो है अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं धर्म की अवधारणाएं किस बात पे जो है बात रखता है। तो सबसे पहली बात तो हमारा यहाँ आता है अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या बात है? वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से है। यानी यहाँ पर जो है वस्तु का उत्पादन किया जाता है और इसका जो है सेवाओं का जो है विनिमय, वितरण और उपभोग से है। यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ ही होता है दोस्तों कि सेवा के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से है। यदि मनुष्य की जीवित रहना है तब इन्हें खाना पड़ेगा और उपभोग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रियाएं नहीं हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य अन्य पशुओं की तरह नहीं है जो प्राकृतिक और उसके कच्चे उत्पादों पर परजीवी होकर रहता हो, क्योंकि कहते हैं इंसान है और वो पशुओं की तरह रहना उनके लिए संभव नहीं है। पशु तो कहते घास उस भी खा के अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मनुष्य अपने जो है जीवन प्रांत के लिए जिन वस्तुओं का आवश्यक समझता है उसका वो उत्पादन करता है, जिससे उसको अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक मटेरियल के रूप में होता है। इतना ही नहीं, वह कच्चे पदार्थों को प्राकृतिक में बदल कर उन्हें पकाता है और पकाने की प्रक्रिया में रखता है। तो कहते हैं ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ जो उसे प्राकृतिक से मिलता है और उन्हें क्या करता है, वो अपने अनुसार बदल के उसका उपभोग करता है, जो कि उसको एक महत्वपूर्ण रूल रेगुलेशन के अंतर्गत बनाता है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि वह कच्ची उपज पकाता है। आग पैदा करना तथा आग द्वारा कार्य को करना मनुष्य जाति का विशेष लक्षण बन गया है, क्योंकि कहते हैं जब आग का खोज नहीं हुई थी तो वो कच्चा ही पदार्थ को जो है भोजन किया करता था, लेकिन जैसे आग की खोज हो गई वो हर चीज़ को पकाकर और जो है सुचारू रूप से खाने लग गया। कहते हैं अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी गतिविधियां दूसरे मनुष्य के साथ संबंध भी रखती है। वस्तुओं का वितरण और विनिमय इस बात को मानक चलता है कि मनुष्य के बीच में परस्पर संबंध होते हैं। इन संबंधों की दशाएं वस्तुओं के वितरण और विनिमय को निश्चित करती है। संबंधों की प्राकृतिक वस्तु के वितरण और विनिमय की गुणवत्ता को निश्चित भी करती है। मानवीय संबंध और सामाजिक संबंध भी उपभोग के प्रतिमानों को निश्चित करता है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था के जो है समाजशास्त्री अध्ययन में हमारा संबंध उत्पादन व्यवस्था, वितरण, विनिमय और उपभोग में, जहाँ सामाजिक संबंध उनमें होता है। यानी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है समाज शास्त्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है अपना स्थान। और इसमें जो है सिर्फ इतना से बात आपको दिमाग में रखना है कि ये व्यवस्था, वितरण, विनिमय और उपभोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। हमारा अगले टॉपिक जो है इसमें राज्य व्यवस्था। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं राज्य टॉपिक होता क्या है? राज्य व्यवस्था का संबंध समाज में शक्तियों के वितरण से है। यानी राज्य व्यवस्था जिसमें शक्तियों का वितरण के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक सामाजिक संबंधों में कुछ वे लोग होते हैं जो शक्ति का दूसरे पर प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे समाज में देखने को मिलता भी है। कहते हैं व्यक्ति जो है अपना शक्ति का उपयोग दूसरे के लिए सदैव करते हैं और दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए सदैव करते हैं। यहाँ तक कि दो व्यक्तियों के समूहों में भी, जिन्हें तकनीकी भाषा में युगम कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है सदैव। इस बात ही किसी भी मानव संबंध में शक्ति प्रदर्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। समाजशास्त्रियों के लिए मानव समाज में सार्वभौमिक लक्षण शक्ति ही माना गया है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग करके वो अपने समाज में अपनी दबदबा बनाने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील होता है। इसलिए राज्य व्यवस्था को जो है यहाँ पर जो है काफ़ी अपना एक अलग ही जो है सार्वभौमिक लक्षण देखने को मिल सकता है। अब हमें शक्ति के पद के समाजशास्त्री अर्थ को समझना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं अगर हम समाजशास्त्र के अर्थ में न समझे तो ये शक्ति अधूरा रह जाएगा। शक्ति व्यक्तियों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह जो है दूसरे व्यक्ति पर अपना आदेश चलाता है। यानी शक्ति के रिगार्डिंग ही जो कोई कमज़ोर व्यक्ति पर कोई पावरफुल व्यक्ति जो है अपना आदेशों का जो है थोपता है। शक्ति व्यक्ति या समूह की वह योग्यता है जिस पर दूसरे के बारे में निर्णय भी लेता है और दूसरे लोग उनके बारे में लिए गए फैसले को जो है स्वीकार भी करता है। इस तरह से जो है परिभाषा करने पर यह निश्चित है कि समूह की प्रत्येक संस्था में शक्ति का स्थान जो है केंद्रीय होता है। उदाहरण के लिए घर का मुखिया अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और इस तरह उसके द्वारा लिए गए निर्णय निर्देश के लिए अनिवार्य भी होता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा अधिकारी अपने अस्पताल में सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है।
और राजनीतिक शक्ति के बारे में विशेष बात क्या है? कहते हैं एक संस्था में शक्ति जैसे अस्पताल या समूह जैसे परिवार और सामाजिक शक्तियों में जो अंतर है वो यह है कि राजनीतिक शक्ति का विविध प्रयोग होता है, इसका संबंध संस्था या समूह से नहीं होता है। राजनीतिक शक्ति सभी प्रकार के समूहों से हो सकता है और राजनीतिक शक्ति सरकार चलाती है जो समाज तथा उसकी गतिविधियों के मुख्य फैसले में जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल के अन्य लोगों को संपूर्ण स्कूल को चलाने और स्कूल के लिए काम में लाता है, लेकिन स्कूल की यह शक्ति सरकार की नीति के हिस्सा का एक अंग है। मतलब यही हुआ कि विद्यालय के प्रधानाचार्य की शक्ति सरकार की शिक्षा नीति का एक अंग होता है। कहते हैं इसी शक्ति के कारण जो है वह प्रधानाचार्य जो है उस शक्ति का उपयोग करता है और वहाँ पर जो है अपने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करता है और टीचरों को सही निर्देश देता है। तो इसका मतलब हुआ बेशकली वो जो है अपना स्कूल या विद्यालय चला रहा है, लेकिन ये सारा का सारा जो है सरकार की नीति के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकार जो है मेन यहाँ पर रोल निभा रही होती है, क्योंकि इसी के जो शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया जो है संभव हो पाती है। राजनीतिक शक्ति का निकट संबंध राज्य के प्रशासन से ही होता है। इसका मतलब हुआ कि राज्य चलाना, प्रशासन करना। इटली के एक जो है समाजशास्त्री पेरेटो ने अभिविभाजन के दो प्रकार बताए थे। एक अभिविभाजन वे उसे कहते हैं जो शाही और एक दूसरे वे हुए जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। ये दूसरे प्रकार के शाही स्वयं शासन नहीं करते हैं, लेकिन जो शासन करने या हुकूमत चलाने में शक्तिशाली होते हैं उन्हें प्रशासकीय विभाजन कहते हैं। यानी प्रशासन में वही व्यक्ति रह सकते हैं जो पावरफुल हो। इसके लिए उनको अर्थव्यवस्था रूप में भी पावरफुल होना होता है और मानसिक तौर से भी पावरफुल होना पड़ता है और जो है इनके सोशल तौर से भी काफ़ी पावरफुल होना पड़ता है। तो वही व्यक्ति जो है प्रशासकीय शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक फैक्ट के रूप में बात यहाँ कही गई है कि संगीतकार, पेंटर, उद्योगपति आदि अप्रशासकीय विभाजन कहलाते हैं क्योंकि ये प्रशासन से अलग होते हैं। इस तरह जो है महाश्वेता देवी, मोहम्मद फिदा हुसैन या आर.ए. रहमान और अनिल अंबानी जो है अप्रशासनिक अभिभाजन है क्योंकि इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता में तो ये सारे के सारे जो होते हैं कई न कई रूप में प्रशासन से जो है बहुत काफ़ी प्रभावित होते हैं और ये प्रशासन से भी जुड़े हुए होते हैं। बेशकली कहने को यहाँ पर आता है कि ये संगीतकार, पेंटर, उद्योगपति और प्रशासकीय या कहते हैं महाश्वेत देवी या मोहम्मद फिदा हुसैन या आर.ए. रहमान या अनिल अंबानी। तो कहते हैं ये सारे गतिविधियां बेशक ये राजनीति के पाठ नहीं है, ये अभिजन है, लेकिन फिर भी इनका अगर देखा जाए तो राजनीति में अपना एक दबदबा होता है और इनका एक महत्व होता है। चाहे कहते हैं अगर प्रचार करना हो तो इन लोगों को जो है काफ़ी इनका उपयोग भी किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम जब देखें समाज सोशोलॉजी के रिगार्डिंग, समाजशास्त्र के रिगार्डिंग, तो ये इनको हम अभिजन कहेंगे क्योंकि इनका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं होता है और इनको राजनीतिक इनका कोई भी महत्व नहीं रहता है। उसके पश्चात दूसरी तरफ देखें हम तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि जो है प्रशासकीय विभाजन के अंतर्गत आता है। यानी वहाँ पर अगर हमने देखा है तो वो अप्रशासकीय विभाजन है, लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो आदि हो, वो प्रशासकीय विभाजन के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों धर्म है। कहते हैं धर्म अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता के बारे में कोई जो है विवाद नहीं है, लेकिन धर्म की सार्वभौमिकता के संबंध में कई तर्क दिए जाते हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि धर्म का प्रचलन इसलिए रहा है कि आम लोग बहुत करके अज्ञान है और उनका जो है मस्तिष्क बंधा हुआ है, इसलिए धर्म का जो है काफ़ी प्रचार देखने को मिला है क्योंकि वो धर्म के रिगार्डिंग कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे वो सही भी क्यों ना हो। तो ये सारी बातें धर्म के रिगार्डिंग आता है जहाँ पर जो है कहते हैं अज्ञान है और उनका मस्तिष्क सदैव बना हुआ होता है, क्योंकि कहते हैं बहुत से लोग जो होते हैं अशिक्षित होते हैं और कई लोग तो शिक्षित होने के पश्चात भी धर्म के रिगार्डिंग उनका अलग ही मिथ्या बातें होती है जिसको वो अपने आप में लगाए रखते हैं। एक बार जब विज्ञान मनुष्य को मस्तिष्क को परेशान करने वाले प्रश्नों का उत्तर दे देगा तब समझ जाते हैं कि धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा। ये भी सोचा जाता है कि आदिम समाज में धर्म तथा आधुनिक समाज बिना धर्म के भी चल सकता है। मार्क्सवादी विचारकों का कहना है कि जब समाज में वर्गों के बिना यानी
धनवान या गरीब के अंतर को समाप्त करके और जो है बिना धर्म के रह सकता है, तब धर्म का क्या अस्तित्व है, यानी यहाँ पर धर्म क्यों है, किस लिए है। तो इस विचार में है मार्क्सवादी का विचार का अपना ही एक तर्क है। आज धर्म को सार्वभौमिक मानने वाले सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि जो धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि धर्म को सार्वभौमिक मानना कहीं तक जो है सही नहीं रखा गया है। हमारे पास ऐसे तथ्यात्मक प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि धर्म एक दूसरे स्वरूपों में सभी समाजों में सदैव ही पाया जाता है। ऐसा सभी समाजों में सदैव ही होता है, चाहे वह समाज आदिम हो चाहे आधुनिक हो। सभी समाजों में जो है धर्म पाया जाना एक स्वाभाविक बात है। प्रत्येक समाज में धर्म का जो है सरोकार ऐसे लोगों के संबंधों से है जो उससे ऊंचे हैं। यह ऊंचा होना ही मानवीय नहीं है, कहते हैं यह मनुष्य के ऊपर है। इसी कारण जिसे ऊंचा कहते हैं वो अतीत प्राकृतिक, अलौकिक और आध्यात्मिक होते हैं। यानी देखा जाए तो आपको पता है पुरातन समय में जो गुरु हुआ करते थे, जो धर्म के रिगार्डिंग होते थे, उनको सर्वोपरि ऊंचा ही माना जाता था। तो ये कह सकते हो कि ये ऊंचा होना ही प्राकृतिक, अलौकिक और आध्यात्मिक होते हैं। ये सत्तावादी तथा अथवा अति प्राकृतिक तत्व विपरीत हो सक जाते हैं और तत्व एवं विचारों के लोग पूजने का पात्र बना देते हैं, यानी उनको वो पूजा भी करते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए हम जिन अनुष्ठानों को काम में लाते हैं वो धर्म के प्रमाणक होता है, यानी वो धर्म को प्रमाणित करती है। तो ये बहुत ही शब्दों में ये बात आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर धर्म के प्रचार करता है, आपसे ऊंचा है, तो हम उसको ही भगवान बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं और उसके लिए कई तरह का अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि धर्म का ये प्रमाण है, प्रमाणक के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारे समाज में आम देखने को मिल जाता है कि बहुत से साधु संत के जो है लोग आम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं और उनको बातों को जो है अपने मकसद में रख लेते हैं और उनके ही बताए हुए कदमों पर चलते हैं, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। उसके पश्चात हमारा जो है अगला पॉइंट आता है, वो है आर्थिक संगठन के लक्षण। देखिए आर्थिक संगठन के क्या लक्षण है, क्या इसकी प्रक्रिया है। कहते हैं अब तक हमने यह सीख लिया है कि आर्थिक व्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय और वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग होता है, जो कि हमने अच्छे से समझ भी लिया है कि आर्थिक व्यवस्था का अर्थ ही यही होता है जिसमें कि उत्पादन, वितरण, विनिमय और वस्तुओं का तथा सेवाओं का उपभोग होता है। इस अध्याय में हमारा संबंध आर्थिक संगठन से होगा, यानी हम आर्थिक संगठन के बारे में क्या जानते हैं, आर्थिक संगठन होता क्या है, तो इसके विषय में, इसके लक्षणों के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। सामान्यतः जब हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तब हमारा विचार वस्तु, सेवाओं और धन से जुड़ी हुई होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये वस्तुओं और जो है सेवाओं एवं धन से जुड़ी होना स्वाभाविक बात होती है। एक अध्यापक महीने भर के लिए अध्यापन करता है और इसके बदले उसे निश्चित वेतन मिलता है। वह इस धन को वस्तुओं को खरीदने और अन्य सेवाओं में बदले खर्च भी करता है। अगर संक्षेप में इस बात को देखा जाए तो जो कुछ उसे वेतन मिलता है उसके बदले में वह भोजन खरीदता है, सिर के बाल कटवाता है, यात्रा के टिकट लेता है और यह सब उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करना पड़ता है। तभी तो अध्यापन कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ न कुछ उसको करने की आवश्यकता होता है, तभी जाके जो है वो अच्छा से अच्छा समाज में बना हुआ रह सकता है। कहते हैं आज के समाज में जो कामयाब व्यक्ति हैं उन्हीं के सम्मान और इज्जत होती है। जो कामयाब नहीं है, जो अच्छे नहीं है, उनका कोई भी समाज जो है उनका जो है कभी भी आदर नहीं करती, सदैव उसका तिरस्कार करती है। जैसे कि आप अगर नहीं पढ़ोगे, अच्छे नंबर नहीं लोगे, तो मान लो कोई बच्चा अगर फेल भी हो जाता है तो उसका सबसे पहले माता पिता पर यह इफेक्ट देखने को मिलता है। उनके पड़ोस आस पास के व्यक्ति यही बात पूछते हैं, क्या आपका बच्चा पास हो गया? तो वो ये जब कहते हैं कि नहीं हुआ है तो उनको उत्तर मिलता है कि मेरे बच्चे तो अच्छे नंबर से पास हुआ। तो दोस्तों ये जो बातें हैं हर जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो वो सब चीज़ें जो है अधूरा रह जाता है और इसकी वजह से आपको अच्छे एग्जाम में नंबर भी नहीं आएगा। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है आपके माता पिता पे ही पड़ेगा। अगर आप माता पिता से प्रेम करते हो, उनसे स्नेह रखते हो, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और अच्छा मार्क्स लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकती हो। क्योंकि कहते हैं आगे चल के आपको
डिग्री के जो है मिलेंगे पद्धति, उसी से जो है आप अपने अच्छे वर्क कर सकते हो और अच्छे अपने समाज में जो है अपना प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हो। यह हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें धन की कोई अवधारणा ही नहीं है। धन से हमारा तात्पर्य विनिमय की एक निश्चित इकाई से होता है और यह इकाई मुद्रा होती है और इस मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। यह वस्तु कोई पदार्थ हो सकता है या सेवा हो सकती है। ऐसे समाजों को जो है आदिवासी और कृषक होते हैं जिनमें धन की अवधारणा नहीं होती, उन्हें अमुद्रित समाज कहते हैं, यानी जिनमें धन की अवधारणा नहीं होती है। आपने आदिवासी लोगों को भी देखा होगा, वो कभी भी धन इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। उनका विचार है कि धन हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, सिर्फ वो धन इसलिए कमाते हैं अपनी रोजी रोटी और अपना जो है जीवन यापन करने के लिए, और उनमें बचाने की कोई पद्धति नहीं होता है। तो इसको हम अमुद्रित समाज भी कह सकते हैं, जहाँ मुद्रा की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने सिर्फ आवश्यकताओं के लिए ही उपयोग करते हैं और प्राकृतिक चीज़ों पे, वस्तुओं पे निर्भर रहते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है श्रम विभाजन। कहते हैं श्रम विभाजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपना बताता है। चाहे समाज मुद्रित हो या नहीं, सभी में ऐसा नियम होते हैं जो बताते हैं कि लोग किस प्रकार प्राकृतिक स्रोतों का काम में लेंगे और उनसे वस्तु का उत्पादन भी करेंगे। लोगों के पास में स्रोतों को पैदा करने और उन्हें बदलने का तकनीक का ज्ञान भी होता है। लोग वस्तु के वितरण और विनिमय को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वितरण और विनिमय में कुछ नियम भी होते हैं। लोग अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुओं का आवंटन करते हैं और यह आवंटन योग्यता, हुनर और जो है पुरुष और स्त्री आदि के अनुसार होता है, जिसको हम श्रम विभाजन का नाम दिए हैं। श्रम विभाजन का नाम ही होता है जिसमें हम श्रम को जो है विभाजित कर देते हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति जो है इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो इसमें हर चीज़ में देखा जाए तो इसमें योग्यता, हुनर और पुरुष स्त्री के आदि के अनुसार भी किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी यहाँ पर बात आता है। श्रम की जटिलता और विभिन्नता के आधार पर आदिवासी और कृषक समुदाय में सामान्य श्रम विभाजन होता है। इसका मतलब है कि इन समाजों में जो विशेषज्ञ है वो थोड़ा और नाम मात्र का ही रह गया है। बहुत बड़े परंपरागत समाजों में 20 या तो 2 दस्तकारी उद्योग होते हैं और विशिष्ट प्रकार के धंधे की संख्या बहुत थोड़ी ही होती है और इन धंधों में जो है पुरोहित, सैनिक और लोग जो है गायक होते हैं। यानी ये सारे के सारे जो है अपने धंधे में बढ़ जाते हैं, अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं और इन धंधों में जो सभी लोग अपने अपने धंधे को आगे बढ़ाने में भी लगे रहते हैं। बहुत सामान्य समाजों में ऐसे जैसे कि शिकारी और खाद्य संग्रह जिनका लगभग कोई विशेषीकरण नहीं होता है, ऐसे समाजों में प्रत्येक व्यक्ति शिकार करने की योग्यता रखता है और प्रत्येक स्त्री खाद्य संग्रह करती है। यानी आप जनरली देखने को आपको आदिवासी में मिल जाएगा जहाँ पर उनके काम जो है विभाजित हो रखे हैं। इसमें जो है व्यक्ति यानी पुरुष जो है शिकार करने की योग्यता रखता है और स्त्री का कार्य होता है कि सभी खाद्य संग्रह को जो है एकत्र करना और उसके अपने जीवन यापन में लगाना। विशेषीकरण नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि इन समाजों में श्रम विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इस समाज में भी श्रम विभाजन देखने को मिलता है। यह कहना चाहिए कि सामान्य समाजों में लिंग और उम्र के आधार पर श्रम विभाजन तो होता ही है। जैसे कि हमने पूर्व में कहा है कि शिकार और खाद्य संग्रह समाजों में शिकार करने का काम निश्चित रूप से पुरुष लोग करते हैं, जबकि खाद्य संग्रह जो है प्राय स्त्री करती है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि श्रम विभाजन जो है हर एक क्षेत्र में, हर एक जनजाति में देखने को मिला है। हमारे समाज में भी ऐसे देखने को मिला है कि स्त्री जो होती है घर में सारे काम करती है और पुरुष जो है बाहर जाके कमाता है। लेकिन आज जो है आधुनिक युग में ये सारे विपरीत होते चले जा रहे हैं, जहाँ पर स्त्री भी जो है जॉब करती है, काम करती है और पुरुष भी करते हैं और दोनों मिलके ही भोजन जो है घर में बनाते हैं। तो ये आधुनिक समय का एक नया रूप हो सकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष औद्योगिक अर्थव्यवस्था। आखिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है? कहते हैं समाजशास्त्री एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के 3 भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्योंकि ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था जहां उद्योग से इनका संबंध है। कहते हैं प्राथमिक भाग अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक स्रोत का ग्रहण होता है। यानी प्राथमिक में आप देख सकते हो कि इसमें सारे प्राकृतिक वस्तुओं का ही इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें कृषि हो सकता है, खनन हो सकता है, वन हो सकता है, मछुआरी सम्मिलित हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। यानी प्राइमरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको लिया जाता है, जिसमें कृषि, खनन, वन और मछुआरी सारी सब सम्मिलित होती है। अगर हम द्वितीय भाग में कच्चे माल को तैयार माल को बदले तो ये द्वितीयक में आ जाता है। कहते हैं इसमें द्वितीयक में ये होता है कि ये कच्चे माल तैयार माल को बदलते हैं
और द्वितीयक भाग मशीनरी और तकनीकी विकास के साथ अधिक फैलाने लग जाता है। यानी तकनीकों का इस्तेमाल करके जो है हम द्वितीयक श्रेणी में इन चीज़ों का जो है एक नया रूप देते हैं। लेकिन अगर बात करें हम तृतीयक भाग का, तो तालुका सेवा उद्योग से है, जहाँ पर ये सब चीज़ें बन जाती है तो इसको डिफरेंट पार्टों में डिफरेंट एरिया में फैक्ट्रियों में इसको जो है वितरित किया जाता है, जहाँ से जो है उपभोक्ता इसको खरीदता है। तो ये उद्योग की व्यवस्था में तृतीय स्थान पे आता है। इसके अंदर वो धंधे आते हैं जो दूसरे धंधे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे चिकित्सकीय हो गया, अध्यापन हो गया, प्रबंधन हो गया, लिपिका कार्य हो गया, इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं तृतीय के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात ऐसे समाज जहां औद्योगिकरण का विस्तार थोड़ा होता है, उनकी जो है अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक भाग में पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 3/4 कार्य शक्ति कृषि उत्पादन में लगी हुई है। देखिए दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगा कि भारत जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है। कहते हैं कोई भी देश स्टार्टिंग में जो है था कृषि प्रधान देश ही था। इवन कि शक्तिशाली देश अमेरिका भी पहले कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब जो है वो आधुनिकीकरण में चला गया है, इसलिए आधुनिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये उसमें दो राय नहीं, क्योंकि कोई भी देश का जो है सबसे बड़ा जो होता है रीढ़ की हड्डी वो कृषि ही होती है। क्योंकि आपको पता है कि आप नेट को खा नहीं सकते हो, न ही आप मोबाइल के साथ जीवन बिता सकते हो। जब तक आपको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, आपके लिए जीवन जीना संभव नहीं है। तो ये सारे उत्पादन जो होते हैं कहाँ से आते हैं? कृषि से ही होती है, और कृषि हमारे लिए प्राथमिक भी होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इनसे हमारा पेट कभी नहीं भर सकता है। बिजली से इवन हमारा पेट नहीं भर सकता है। पेट तो हमारा भरता है अन्न से, और अन्न का उत्पादन कृषि होती है, और कृषि के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समाज में लोगों ने कृषि पर जो है अपना मुंह मोड़ लिया है, और कहते हैं औद्योगिक के क्षेत्र में अधिक चले गए हैं। तो आने वाला समय में हो सकता है कृषि लुप्त हो जाए, और कृषि लुप्त हुआ तो इंसान कहाँ जीवित रह सकता है? क्योंकि आपने विदेशों में भी देखा होगा, वहाँ पर जो है चावल दाल लोग बहुत ही कम खाते हैं। वहाँ ब्रेडों का ही ज़माना है और सॉस का ही ज़माना है। आजकल हर चीज़ जो है बना बनाया दुकानों में मिलता है, चाहे वो अच्छे क्वालिटी का हो चाहे ना हो। तो ये सारे चीज़ें जो है आधुनिक युग की तरफ इशारा करता है, और इससे हमारा समाज बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसलिए अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में लगभग जो है 3/4 कार्य जो है शक्ति कृषि के उत्पादन में लगी हुई है, और जो कि सही भी है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था को दूर जो है भाग बदलते चले जाते हैं। जितना अधिक औद्योगिकरण होगा उतना ही अधिक सेवा जो है उपयोग का विकास होगा, यानी उद्योग का विकास होगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर आ जाता है, जिसमें कहते हैं औद्योगिक जितना होगा उतना ही सेवाएँ बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। आएगा टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी तरह आप तिरपान सेंटर के साथ बने रहें और देखते रहें। लेकिन आपको पता ही है कि तिरपान सेंटर तभी आगे बढ़ सकता है जब आपका सहयोग की ज़रूरत पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो है इसको दूसरे बच्चे से भी शेयर करना है, और शेयर करने के लिए आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना होगा। आप सोचिएगा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से इससे क्या होगा? दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस से लगाने से ये होगा कि कोई बच्चा अगर उसके पास सोशोलॉजी होगा तो वो आपके लिंक में ज़रूर होगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप जरूर यूज़ करता होगा और आपका स्टेटस जरूर देखता होगा। क्या पता अगर व्हाट्सएप स्टेटस वो दबाता है जहाँ पर जो है आप स्टेटस के रूप में इसको कॉपी करके लगा रखे होते हो, तो वो बच्चा उसको देखेगा और उसको समझ में अगर आ जाता है तो वो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेगा, जिससे उसको समय समय पर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और वो इसका जो है प्रयोग भी करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता ही रहता हूँ कि इसको आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। इससे क्या होगा, दूसरे बच्चों को फ़ायदा होगा और दूसरा बच्चा भी जो है सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे जो है कहते हैं यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो उपलब्ध होते हैं जिसको आप जो है समझ भी सकते हो, जान भी सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन मेरा एक बात ज़रूर मुझे एक बात समझ है कि बच्चों को जो है अपनी तरफ से रामायण हमने नहीं बताना है। अगर बताना है सिलेबस बाय सिलेबस बताओगे तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो उस बोर्डों में एक बात सुनिश्चित रहती है कि उन बच्चों के ही मानसिकता के रूप में बनाई जाती है सिलेबस। तो इसीलिए तिरपान स्टडी सेंटर जो है सिलेबस के रिगार्डिंग ही चल रहा है और आपकी किताब को ही वर्णित करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और ये आपके लिए भी अच्छा रहता है। इसलिए अपना सिलेबस अगर आप कर लेते हो तो वही पर्याप्त होता है। कहते हैं हम अधिकता के चक्कर में पढ़ते हैं तो ना तो हम घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं।
आप आधुनिक वाले चीज़ वीडियो देखते रहोगे, हद से अधिक वाले देखोगे या बहुत ही अधिक विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, ना तो आपका सिलेबस पूरा समझ में आएगा, ना आपका जो है पूरा विस्तृत ज्ञान ही प्राप्त होगा। क्योंकि टीचर भी आजकल आपके बुक को ही फॉलो करते हैं। कहीं आप देख लो, कोई भी क्लास में आप होगे तो टीचर बुक को ही पढ़ाते हैं और बुक के ही क्वेश्चन कराने के लिए अग्रसर होते हैं। तो इसीलिए तिरपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए जो है इसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। तो इसलिए आपको ये दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, लिंक को जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है।